Good evening to all of you. Today we discuss the practical portion of house property. Uh, in the last video we discussed all rules of house property, but अब इस वीडियो में जो है हम प्रैक्टिकल पोर्शन के बारे में बात करेंगे। हमारा जो हाउस प्रॉपर्टी का था उसके जो सारे रूल्स थे उसमें हमने जीएबी का, इंटरेस्ट ऑन लोन का, ये सारे रूल्स जो है देख लिए थे। जीएबी जो है वो 2 टाइप के डिस्कस कर ली थी, एक तो अपनी जिसमें फुली लेट आउट है और एक अपना जिसमें वैकेंसी थी। वैकेंसी में भी 3 टाइप्स हमने डिस्कस किए थे। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो उन्हीं दोनों जीएबी के ऊपर कंसीडर है। एक सेल्फ ऑक्यूपाइड की जीएबी हमने कंसीडर नहीं की थी, लेकिन जब तक फुल सेल्फ ऑक्यूपाइड है, फुल टाइम सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो उसकी जीएबी 0 होती है, निल होती है। तो हम जो ये क्वेश्चन एक बार रीड आउट कर लेते हैं, उसके बाद इसका जो प्रैक्टिकल पोर्शन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो समझ आएगा हमें कि हम किस तरीके से जो हाउस प्रॉपर्टी की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं। मिस्टर ए ओन्स अ हाउस। मिस्टर ए जो है वो एक ओनर है, तो हमें यहाँ पे ओनर के रिगार्डिंग ही पढ़ना होता है, क्योंकि आपको बताया था हाउस प्रॉपर्टी में जो है वो लैंडलॉर्ड और टेनेंट रिलेशनशिप होता है। जो लैंडलॉर्ड होता है उसको इनकम रिसीव्ड हो रही होती है, तो मिस्टर ए जो है यहाँ पे वो हमारे लैंडलॉर्ड है, इन्हीं की इनकम रिसीव्ड हो रही है। कंसिस्ट 4 आइडेंटिकल यूनिट्स। अब यहाँ पे आइडेंटिकल का मतलब है सेम, मतलब एक ही घर है उनके पास, उनके उसके 4 पोर्शन है, तो चारों पोर्शन जो है वो सेम साइज़ के हैं। म्यूनसिपल वैल्यू जो है वो 1 लाख रुपए है पूरे घर की। ठीक है, हमें एक वैल्यू मिल गई है। जब हम जीएबी कंसीडर करेंगे, जीएबी कैलकुलेट करेंगे, तो म्यूनसिपल वैल्यू का बड़ा रोल रहेगा इसमें। फेयर रेंटल वैल्यू जो है वो 1,25,000 की है। फेयर रेंटल वैल्यू जो 1,25,000 रुपये की है, ये भी फुल हाउस की है। ये इस क्वेश्चन में जितनी भी वैल्यूज़ होगी वो फुल हाउस की होगी, एक्सेप्ट जो हमारे पास लेट आउट वैल्यू होगी वो हमें देखते हैं किस टाइप, जो भी पोर्शन रेंट पे चढ़ा हुआ होगा उसी की लेट आउट वैल्यू होगी। उसके बाद स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू है 80,000 रुपीज़। स्टैंडर्ड रेंटल हमें कब गिवन होता है, उससे हम क्या कंसीडर करते हैं, इस बात का अब हमें बहुत ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। 1 यूनिट इज़ लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। एक यूनिट जो है वो आपने घर को, मतलब उस घर का जो एक हिस्सा है वो आपने रेसिडेंशियल पर्पस के लिए किराए पे चढ़ाया है। यहाँ पे आप ना अपने आप को मिस्टर ए मान के चलिए, तो आपको समझ आएगा कि अगर हम भी अपने घर को जो है वो किसी को लेट आउट करें, किसी को किराए पे चढ़ाए, तो मेरे पास कितनी इनकम जो है वो रिसीव्ड होएगी और मुझे गवर्नमेंट को कितनी शो करनी है या कितने के ऊपर हमें टैक्सेबल लाइबिलिटी चढ़ेगी। एंड वन अदर इज़ लेट आउट फॉर द कमर्शियल पर्पस। और एक जो है वो लेट आउट हुई थी कमर्शियल पर्पस के लिए, मीन्स किसी को आपने बिजनेस करने के लिए अपने उधार किराए पे चढ़ाई है, तो दोनों ही पर्पस जो होते हैं वो लेट आउट के दोनों वैलिड होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 1 यूनिट इज़ यूज्ड फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन। एक यूनिट जो है वो आपने यूज की है सेल्फ ऑक्यूपेशन में। यहाँ सेल्फ ऑक्यूपेशन का मतलब बिजनेस नहीं है, यहाँ सेल्फ ऑक्यूपेशन का मतलब खुद का रहना होता है। ठीक है ना, तो सेल्फ बिजनेस नहीं, अपनी यूनिट अगर बिजनेस में यूज़ करो तो वो तो आपकी एचपी ही नहीं होती। यहाँ सेल्फ ऑक्यूपेशन मतलब खुद का रहना। एक यूनिट आपने खुद सेल्फ ऑक्यूपाइड की है तो वो भी जीएबी होती है। दूसरों का किराए पे रहना और खुद का रहना दोनों जीएबी में कंसीडर किए जाते हैं, मीन्स हाउस प्रॉपर्टी में कंसीडर होंगे। एंड अदर वन इज़ वैकेंट 9 मंथ एंड रिमेनिंग 3 मंथ्स लेट आउट। जो चौथा पोर्शन है आइडेंटिकल का, वो उसके लिए साथ ऐसा हो रहा है कि वो उसमें से वो 9 महीने तो वो खाली रहती है, 3 महीने जो है वो किराए पे चढ़ा दी जाती है, मतलब वैकेंसी प्लस लेट आउट है। ठीक है, हमारे पास अब सारी वैल्यूज़ जो है वो पता चल गई हमें। अब आगे पढ़ते हैं। जो लेट आउट रेंट है वो पर यूनिट का पर मंथ का 50,000 रुपीज़ है। देखिए फर्स्ट यूनिट जो है वो किराए पे है 50,000 के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पर मंथ का जो है अगर हम 50,000 हैं तो 12 मंथ से मल्टीप्लाई करें तो 12×5 60,000 रुपये तो हमें फर्स्ट यूनिट से मिल जाएंगे। सेकेंड यूनिट भी जो है वो कमर्शियल पर्पस के लिए लेट आउट है, तो 12×5 60,000 हमें सेकेंड यूनिट से मिल जाएंगे। थर्ड यूनिट जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो वहाँ से हमें कोई जीएबी का रेंट रिसीव नहीं होगा। और जो फोर्थ यूनिट है वो 3 मंथ्स की लेट आउट है, तो 50,000 इंटू 3 1.5 लाख रुपए जो है हमारे पास, नहीं पर मंथ के 5,000 है, लेट आउट पर मंथ 5,000 है, तो 15,000 रुपये जो है हमें यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो 3 यूनिट से जो है 2 यूनिट से तो पूरे साल के, और 3 यूनिट से कुछ नहीं, और फोर्थ यूनिट जो है उससे हमें 15,000 रुपीज़ रेंट रिसीव्ड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब हमारा इतना तो जीएबी के लिए काम आएगा। आगे जब हम कंसीडर करते हैं तो मिस्टर ए ने एक लोन लिया है 5 लाख रुपए का एट द रेट ऑफ 10%। एक तो क्वेश्चन की वर्डिंग सबको बहुत ध्यान से समझनी है।
ठीक है। तो मिस्टर ए ने जो लोन लिया है वो 5 लाख रुपए का लिया एट द 10% से, और जो लोन लिया था वो 1 अक्टूबर 2014 को लिया था। ठीक है, 1 अक्टूबर 2014 मीन्स आपके जो कंडीशन है वो पहली थी कि मिस्टर ए ने लोन लिया हो, किस पर्पस के लिए लिया हो, वो पर्पस दे रखा है आगे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट, तो कंस्ट्रक्शन पर्पस लिया होगा। लोन जो है वो 31 मार्च 1999 या 2000 के बाद का होना चाहिए, वो भी सही है, लोन पर्पस भी सही है। घर जो है वो कंप्लीट हो चुका है 31 दिसंबर 2021 को, इसका मतलब आपने लोन लेने के 5 से 7 साल के अंदर जो है वो अपना काम कंप्लीट कर लिया है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। म्यूनसिपल टैक्स जो है वो 20,000 रुपीज़ है फुल वैल्यू उसका। ठीक है, एक चीज़ रह गई, नथिंग पेड एनी अमाउंट टिल डेट, मतलब अभी तक जो है अपना जो फाइनेंशियल ईयर का एंडिंग हुआ है उसका जो है वो अभी तक कोई अमाउंट पे नहीं हुई है। इसमें जो म्यूनसिपल टैक्स है वो 20,000 है फॉर द फुल हाउस के लिए। म्यूनसिपल टैक्स जो 20,000 का पूरे घर का है। ठीक है, कैलकुलेट जीएबी इंटरेस्ट ऑनलाइन एंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, हमने क्वेश्चन रीड आउट कर लिया, इसकी जो मेन आउटलाइंस है वो सिर्फ हम साइड में लिख लेते हैं ताकि हम क्वेश्चन इरेज करके इसका प्रैक्टिकल पोर्शन अप्लाई कर सके। तो देखिए जो जो काम का है बस वो इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। मिस्टर ए जो है वो ओनर का नाम है, म्यूनसिपल वैल्यू जो है वो 1 लाख है। ठीक है, आप प्रैक्टिकल पोर्शन अप्लाई कैसे करना है उसके लिए सबसे पहले होता है एक इन्फॉर्मेशन जो है उसको शॉर्ट फॉर्म में अपने साइड पे लिख लीजिए, मतलब आप जो क्वेश्चन अप्लाई करेंगे वहीं पे ही। इसका जो फेयर रेंटल वैल्यू है वो 1,25,000 है। ठीक है, उसका जो स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू है वो हमारे पास 80,000 है, मतलब 80,000 रुपये जो घर का है। ठीक है, जो हमारे पास ARR है एक्चुअल रेंट रिसीवेबल वो हमारे पास 5,000 पर मंथ है पर यूनिट, तो जिस यूनिट को किराए पे चढ़ाया होगा उसके लिए हम कर लेंगे इसका हिसाब किताब। ठीक है, लोन जो है हमारे पास 5 लाख रुपीज़ का है एट द रेट ऑफ 10% से है। उसकी जो लोन टेकन की डेट है वो 1 अक्टूबर 2014 है लोन टेकन की, और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की जो डेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारे पास है 31 दिसंबर 2021। ठीक है, और हमारे पास जो म्यूनसिपल टैक्स है वो 20,000 है फुल हाउस का, मतलब अगर हम 4 पोर्शन करेंगे तो इतनी इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पास काम की थी। अच्छा, आपको ये याद रखना है फर्स्ट यूनिट सेकेंड यूनिट ये तो है फुल ईयर लेट आउट। ठीक है, जो थर्ड यूनिट है वो फुल ईयर सेल्फ ऑक्यूपाइड, ये ठीक है। जो फोर्थ यूनिट है वो 9 मंथ्स वेकेंट और 3 मंथ्स लेट आउट। ठीक है, मैं ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप जो है इसको एक पर्टिकुलर अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए, जैसे कॉलेजेस के पेपर्स जो होते हैं उसमें हमें पेजेस कवर अप करने होते हैं तो आप उसको अच्छे से प्रेजेंट करके लिख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन का जो है हमारे पास बाकी कोई काम नहीं बचा है तो हम इसको रफ करके, मतलब एक रफ करके इसको, तो आप इसका प्रैक्टिकल पोर्शन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, साथ साथ देखते जाइए कैसे प्रैक्टिकल अप्लाई करना है। एक हमारे पास अगर घर है तो हम एक छोटा सा ऐसे बना लिया इस टाइप से, उसकी 4 आइडेंटिकल यूनिट्स है सेम है, तो ये लेट आउट है, ये लेट आउट है। ठीक है, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है और ये 9 मंथ्स जो है वो वेकेंट है प्लस 3 मंथ्स जो है वो लेट आउट है। ठीक है, तो हमें जो कैलकुलेट करनी है वो चारों पोर्शन की जीएबी कंसीडर करनी है। देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका जो रूल है वो जीएबी का अप्लाई कौन सा होगा। तो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे जीएबी के अभी तक के 5 रूल्स, मतलब फर्स्ट था फुल ईयर लेट आउट, अगर स्टैंडर्ड रेंट गिवन है दैट मीन्स अंडर आरसीए में स्टैंडर्ड रेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। 3 स्टेप्स के बाद जीएबी निकलती है। तो देखिए फर्स्ट और सेकेंड यूनिट जो है वो तो निकलेगी, फुल ईयर लेट आउट है, कहीं पे भी कोई वैकेंसी नहीं है और स्टैंडर्ड रेंट भी है। तो फर्स्ट और सेकेंड पोर्शन जो है, फर्स्ट और सेकेंड पोर्शन ये तो है फुल ईयर लेट आउट अंडर आरसीए। ठीक है, और जो हमारे पास थर्ड पोर्शन है वो है हमारे पास सेल्फ ऑक्यूपाइड। ठीक है, और जो फोर्थ पोर्शन है वो हमारे पास है वैकेंसी प्लस लेट आउट। तो इसमें तो जो है स्टैंडर्ड रेंट का कोई काम नहीं है, यहाँ स्टैंडर्ड रेंट का काम है। पहले तो आपको ये समझना है, जहाँ भी वैकेंसी दिख जाए वहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट का कोई काम नहीं होता। तो पहले तो हम इन चारों को म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू और म्यूनसिपल टैक्स, इनको 4-4 से डिवाइड कर लेते हैं एक बारी। 4-4 से डिवाइड करने का क्यों मेन मकसद होता है, देखिए यहाँ पे इसको 4 से डिवाइड किया है, एक साथ लिख दिया मैंने। तो किस किस को, म्यूनसिपल वैल्यू को, फेयर रेंटल वैल्यू को, स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू को और म्यूनसिपल टैक्स को। लोन को हम बाद में कंसीडर करेंगे। इनको 4 से डिवाइड करने का काम इसलिए होता है क्योंकि हम जब 4 टाइप की जीएबी निकाल रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड
थर्ड और फोर्थ, इन चारों की जब जीएवी निकाल रहे हैं तो वहाँ पे जो है हमें इनके पर पोर्शन की वैल्यू चाहिएगी। जब हम कंपेयर करेंगे इकट्ठे एक साथ 1,00,000 रुपये को या 1,20,000 रुपये को हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है। फर्स्ट पोर्शन है हमारे पास तो किस म्यूनसिपल वैल्यू जो है 3 स्टेप से होएगा, आपको बताया था। म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू और एक्चुअल रेंट रिसीवेबल विच एवर इज हायर। तो म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू और एक्चुअल रेंट रिसीवेबल विच एवर इज हाईएस्ट। आप 1,00,000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 25,000 रुपीज़, ठीक है। 1,25,000 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 1,25,000 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 31,250, 31,250। 80,000 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे, स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू, अभी इसका काम नहीं है तब करेंगे। ARR जो है वो 5,000 पर मंथ की थी, पर यूनिट की तो 60,000। तो फर्स्ट स्टेप होता है विच एवर इज हाईएस्ट, उसको वैल्यू 1 मान लिया, ठीक है। सेकंड स्टेप होता है ARR और SRV जो हाईएस्ट होगा। तो ARR तो 60,000 है, SRV जो है वो आएगा 80,000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 20,000 रुपीज़, दोनों में हाईएस्ट, फिर 60,000। थर्ड स्टेप होता है फर्स्ट और सेकंड में जो होता है वो लोएस्ट। तो 60,000 और 60,000 में लोएस्ट 60,000 ही होएगा। तो फर्स्ट जो पोर्शन यानी फर्स्ट लेट आउट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 60,000 रुपीज़, ठीक है। अब इसको हम रफली निकाल रहे हैं, आपको जब अपने क्वेश्चन में प्रेजेंट करेंगे तो आप बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना। तो फर्स्ट जीएवी जो आएगी वो 60,000 आएगी। सेकेंड जीएवी की बात करते हैं, सेकेंड भी सेम ही है, आइडेंटिकल है और सब कुछ। म्यूनसिपल वैल्यू भी वही है, फेयर भी वही है, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल भी वही है। तो सेकंड पोर्शन की भी जीएवी जो आएगी वो 60,000 ही आएगी। आपको अगर दोबारा से इसको प्रेजेंट करना है, रिपीट करना है, तो आप इसको अगेन रिपीट कर सकते हैं। सेम ऐसे ही म्यूनसिपल, फेयर रेंटल वैल्यू, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, बस पर्पस ही तो अलग है। ये रेसिडेंशियल के लिए लेट आउट किया हुआ है, कमर्शियल के लिए लेट आउट किया हुआ है, ठीक है। थर्ड की जीएवी, थर्ड जो है वो फुल ईयर सेल्फ ऑक्यूपाइड है। फुल ईयर सेल्फ ऑक्यूपाइड की जीएवी जो होती है वो 0 होती है। जब हमने पूरे साल हम खुद ही रहे हैं तो हमें किराया मिला है, ना हमने कोई लालच दिखाया है। ये अभी आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड में पढ़ाया जाएगा, ये रहता है। तो फुल ईयर जब आप सेल्फ ऑक्यूपाइड करते हो तो उसकी जीएवी बिल्कुल नील होती है, 0 होती है, ठीक है। फोर्थ पोर्शन में जो है वो वैकेंसी प्लस लेट आउट है। वैकेंसी प्लस सेल्फ ऑक्यूपाइड होता तो वो अलग केस था, या लेट आउट प्लस वैकेंसी होता तो वो भी अलग केस था। बट वैकेंसी प्लस लेट आउट आप पढ़ चुके हो। अगर 9 महीने किराए पर, 9 महीने खाली रहा है, 3 महीने किराए पे चढ़ाया है, तो इसका स्टैंडर्ड रेंट का तो कोई काम है नहीं। तो म्यूनसिपल वैल्यू 25,000 रुपीज़, FRV जो है वो 31,250 और ARR जो है वो 5,000 पर मंथ के हिसाब से 3 मंथ्स का 15,000। अब हमने ये केस डिस्कस किया था, अगर ऑलरेडी हाईएस्ट है वो नहीं है, ऑलरेडी हाईएस्ट नहीं है, वैसे कम दिख रहा है। और अगर हम इसको 12 से कंपेयर करके देखिए, 12 पंजे 60 ज़्यादा आ सकता था। तो ये केस आपका वैकेंसी के कारण कम है, मतलब इसका जो रीज़न है वो आएगा ड्यू टू आफ्टर वैकेंसी जीएवी या ARR इज लोएस्ट। अदरवाइज जो है वो ARR वो हाईएस्ट हो सकता था, 60,000 हाईएस्ट हो सकता था। तो मतलब हम सेकंड वाले वैकेंसी के सेकंड वाले पोर्शन में आते हैं, ARR इज लोएस्ट ड्यू टू वैकेंसी या ड्यू आफ्टर वैकेंसी। तो इस केस में भी ARR ही जीएवी होती है। तो जीएवी जो हो गई वो 15,000 रुपीज़ हो गई हमारे पास, ठीक है। तो लगभग हमारे सारे पोर्शंस में जो हमारी ARR है वही जीएवी आई है। लगभग सारे क्वेश्चंस में जो एक्चुअल रेंट रिसीवेबल होता है वही जीएवी होती है। कुछ पोर्शंस में जो होता है हाईएस्ट वैल्यू कुछ और आ जाती है, या हमारे पास हम जब ग्रीडिंग टाइप से दिखाते हैं, मतलब ग्रीडिंग रेंट अभी पढ़ा नहीं है, या एक्सपेक्टेड रेंट, इस टाइप के केस आते हैं, तो हमारी जीएवी जो होती है वो कुछ और हो सकती है। देखिए पहला काम था हमारा जीएवी निकालना, तो वो हमने निकाल लिया। हमें ये लर्न करना, मतलब इसको याद रखना है अपना 60,000, 60,000, 0 और 15,000, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है वो जीएवी आ चुकी है। तो अब हम इतना पोर्शन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट जीएवी, थोड़ा सा स्पेस दे लेते हैं। फर्स्ट जीएवी मैं यहाँ जीएवी लिख देती हूँ। उसके बाद फर्स्ट पोर्शन, सेकंड पोर्शन, थर्ड पोर्शन और फोर्थ पोर्शन। ये फर्स्ट पोर्शन, सेकंड पोर्शन, थर्ड पोर्शन एंड ये फोर्थ पोर्शन, ठीक है। हमारे पास जो है हमें क्वेश्चन को इस तरीके से करना है। तो फर्स्ट जीएवी जो आई थी वो आई थी 60,000 रुपीज़। हमें सबसे पहले ऊपर लिख लेना है, फॉर्मेट में दिखाया गया था। कॉम्पिटिशन ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी फॉर मिस्टर ए
फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023। आपको ये लाइन ऊपर लिख लेनी है। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कंप्यूटेशन जो है वो हाउस प्रॉपर्टी की कर रहे हैं फॉर पर्सन मिस्टर ए एंड द फॉर द असेसमेंट ईयर इज 2022-23। ठीक है, जीएवी जो आ गई 60,000, जीएवी जो है वो 60,000। थर्ड वाले पोर्शन की जीएवी 0 थी और फोर्थ वाले पोर्शन की जीएवी 15,000 थी। ठीक है ना, ड्यू टू वैकेंसी के कारण ही आपका एआरआर जो था वो लोएस्ट था, तो एआरआर जो है वो हाईएस्ट हो सकता था। लेस करते हैं हम म्यूनसिपल टैक्स। म्यूनसिपल टैक्स देखिए कितना लेस करना है। 20,000 था, वो पूरे घर का था। 4 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 5-5 हज़ार जो रुपये है वो लेस हो जाएंगे। ठीक है, इसमें से लेस हो सकते हैं, इसमें से लेस हो सकते हैं, इसमें से नहीं लेस होंगे। आपको बताया गया था म्यूनसिपल टैक्स जब लेस नहीं होता है, जब जीएवी जो होती है वो बिल्कुल 0 होती है, इसमें से लेस हो जाएंगे। ठीक है, अनरियलाइज रेंट यहाँ पे नहीं था, अदरवाइज अनरियलाइज रेंट अगर कंडीशंस पूरी होती है तो हमने अनरियलाइज रेंट भी उस पोर्शन में से घटा देते जिसका रेंट डूब गया था। तो ये आ गई हमारे पास एनएवी 55,000, 55,000, 0 और ये आ गए 10,000। इसके बाद आपको बताया था जो है 24A बिना कहे अप्लाई करना है। अंडर सेक्शन 24A जो है वो 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन आती है, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ जीएवी। ठीक है, ये 1,25,000 ही आ रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे पास फोर्थ स्टेप, इसको 5 से डिवाइड कर देना। पीसीपी डिवाइड बाय 5, पीसीपी का जो इंटरेस्ट आया है वो डिवाइड बाय 5 होता है। तो अगर मैं इसको 1,25,000 को 5 से डिवाइड करूँगी तो ये आ गए हमारे पास 25,000 पर ईयर के। ठीक है, एनुअल हो गया। उसके बाद फिफ्थ स्टेप होता है हमारे पास इसको अपने साल में लाई करवाना होता है। और जो लाइंग जो ईयर होते हैं वो हमने जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की डेट ली थी ना, उसे जस्ट अगले दिन से शुरू होता है। तो 21, 22, 23, 24, 25, ये आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा लेकिन ये अंडरस्टैंड है, ये सारे स्टेप्स याद होने चाहिए। 25, 26, तो हर किसी ईयर में आप 25,000, 25,000, 25,000 ये मेंशन करेंगे। उसमें से आपको अपना साल जो है वो ढूंढना है। आपका फाइनेंशियल ईयर जो है वो 21-22 है, असेसमेंट ईयर जो है वो 22-23 है। तो आपको अपना फाइनेंशियल ईयर मिल चुका है 25,000। इसका मतलब आपका इंटरेस्ट लोन वैलिड है। अब आपके पास स्टेप होता है, जो आपका फर्स्ट स्टेप आया था ये वाला 50,000 रुपीज़, और जो आपके अब जो इंटरेस्ट निकला है लाई करवाने के बाद, उस स्टेप को जोड़ दीजिए। तो आपका 50,000 प्लस 25,000, टोटल जो इंटरेस्ट है वो हो गया 75,000 रुपीज़ का। आपका एक साल का जो इंटरेस्ट लोन है पूरे घर का वो है 75,000 रुपये। ठीक है, इस साल का जो आपका जितना आपको वैलिड है वो 75,000 रुपये है। तो ये आपके 4 पोर्शन का इंटरेस्ट लोन है, तो इसको आप 4 से डिवाइड करके हर पोर्शन में से माइनस करेंगे। कंपेयर करते हैं 2 लाख से। 2 लाख से कंपेयर करना ज़रूरी होता है। तो 2 लाख और पर्पस बड़ा था तो 2 लाख से कंपेयर करना है। 2 लाख से कंपेयर करने के बाद जो है हमारे पास 75,000 जो है वही छोटा है। तो हम पर हाउस का जो है पर यूनिट का जो है वो देखिए कितना माइनस करेंगे। ठीक है, पर पोर्शन का जो है वो 18,750 रुपीज़ जो है वो माइनस हो जाएगा। देखिए इस पोर्शन में भी वैलिड है, इस पोर्शन में भी वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं। सेल्फ ऑक्यूपाइड में भी 18,750 रुपये घटेगा। इसके कारण जो है वो लॉस आएगा 18,750 का। इस पोर्शन से तो हमें आया लॉस, बाकी तीनों पोर्शन से आएगी हमें इनकम। ठीक है ना, बाकी तीनों पोर्शन से हमें आएगी इनकम। तो हाउस प्रॉपर्टी का ये रूल था कि तीनों जिस भी आपको पोर्शन से लॉस हो रहा हो, अगर आपके पास सेल्फ ऑक्यूपाइड से लॉस होता है, बाकी रिमेनिंग अगर आपको किसी भी प्रॉपर्टी से जो है वो इनकम हो रही हो, तो सबसे पहले आप अपने लॉस को कवर अप कीजिए, सेट ऑफ कीजिए अपनी हाउस प्रॉपर्टी से, इनकम से ही। तो देखिए इस पोर्शन में जो इनकम आएगी इस पोर्शन में जो इनकम आएगी, कैलकुलेशन आप लोग अब इसको कर लेना, पूरा क्वेश्चन हो चुका है ये। इस पोर्शन की इनकम प्लस इस पोर्शन की इनकम प्लस इस पोर्शन की इनकम में से माइनस कर देंगे ये लॉस। तो हमारे पास आ जाएगी लास्ट आफ्टर सेट ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी।
जो हमें गवर्नमेंट को अपने एचपी जब हम रिटर्न भरते हैं तो अपने एचपी की इनकम में शो करेंगे। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस फोर्थ माइनस थर्ड पोर्शन, ठीक है। तो ये पूरा एक घर ही है, एक ही ओनर का है, तो मिस्टर ए के पास जो है टोटल मिला के वो इसकी इतनी इनकम होएगी। इफ़ लॉस इज़ ग्रेटर देन देयर इनकम, तो हमारे पास लॉस जो है वो दूसरे इनकम से सेट ऑफ हो सकता था, बट इस पोर्शन में हमारे पास इनकम ज़्यादा है तो लॉसेस, तो हमारे पास जो है फर्स्ट पोर्शन, सेकंड पोर्शन और फोर्थ पोर्शन से ये हमें इनकम हुई है। और अगर हम थर्ड पोर्शन के लॉस को कवर अप करेंगे तो कुल मिला के जो इनकम आएगी वो हमारे पास पॉजिटिव आएगी। मतलब आप अपने इनकम को प्रेजेंट कर सकते हैं आप जब रिटर्न फिलअप करेंगे। इट मीन्स हमारे पास अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है अगर उसमें लॉसेस होता है तो हम सबसे पहले कवर अप करते अपने खुद के सेल्फ हेड से। अगर हमारे पास हेड की इनकम नहीं होती तो इसका जो नेक्स्ट रूल था वो ये था कि आप इसको जो है वो सैलरी से सेट ऑफ करेंगे, सैलरी या फिर कोई फिर अगर हमारे पास और अदर इनकम्स के हेड अवेलेबल है, अगर उनके खुद के लॉसेस नहीं हैं तो उन हेड से हम जो है वो सेट ऑफ करने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिए, जो दूसरे रूल्स के साथ ये बताया गया था कि अपने हेड से तो आप कितने का भी लॉस सेट ऑफ कर सकते हैं। मतलब ये 18,750, अगर ये 1,18,750 होता और आपके पास इनकम इतनी होती तो आप अपने हेड से इतना भी सॉल्व कर सकते थे। बट जो दूसरे हाउसेस होते बट जो दूसरे हेड्स होते हैं या तो किसी भी हेड से या टोटल ऑफ ऑल ओवर हेड से, कुल मिला के आप सिर्फ 2 लाख रुपए ही ले सकते हो। अगर एक ही हेड के पास इतने सारे रुपए हैं तो आपको दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं है। बट 2 लाख रुपए से ज़्यादा का लॉस आप हाउस प्रॉपर्टी का रिमेनिंग हेड से सॉल्व नहीं कर सकते हो, सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। तो हाउस प्रॉपर्टी की जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो बहुत इजी है। सिर्फ आपको जीएवी का एक रूल अप्लाई करना है और एक इंटरेस्ट ऑन लोन का। बाकी क्वेश्चन जो होते हैं वो बिल्कुल सीधे सीधे होते हैं। तो हमें फर्स्ट फोकस करना होता है अपनी ऑल इन्फॉर्मेशन पे। सेकंड फोकस रहता है हमारा जीएवी किस टाइप से कैलकुलेट करनी है, किस प्रोसीजर से कैलकुलेट करनी है। उसके बाद म्यूनसिपल टैक्स में कोई दिक्कत नहीं होती, एनएवी में कोई दिक्कत नहीं होती, माइनस करके आ जाता है। 24A सेक्शन में भी कोई दिक्कत नहीं होती। इंटरेस्ट ऑन लोन का 24B है, इसके आपको 7 स्टेप्स एकदम माइंड में होने चाहिए। आफ्टर ऑल आप इनकम कैलकुलेट और लॉस कैलकुलेट कर सकते हो और उसके बाद अपनी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी कैलकुलेट कर सकते हो। दैट मीन्स अब हमारे पास जो है एचपी की प्रैक्टिकल पोर्शन कंप्लीट है। इसके बाद जो है हम अपना नया हेड जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। हमने अभी जो है एचपी हेड डिस्कस किया है। सैलरी हेड्स जो हमारे रहते हैं वो फर्स्ट हेड जो होता है वो सबसे लेंथी हेड होता है। तो हम या तो प्रोफेशन एंड बिजनेस या फिर कैपिटल गेन, ज़्यादा इजी वैसे कैपिटल गेन रहेगा तो हम कैपिटल गेन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।